रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं। आज हमारे पास जो नबज़ है उसे वाक़िया फिल वस्त कहते हैं। इसको यहाँ शुरू करने से पहले हमारे पास पिछली क्लास के लिए एक सवाल था कि तबीबा साहिबा मुंतज़म फ़तरा जब आता है तो चलो वहाँ तो हम मौत का हुक्म लगा रहे हैं, मगर आपने कहा वो 4 के अंदर है, या गैर मुंतज़म आपने कहा फ़तरा हमने ज़्यादातर 4 में देखा है, तो क्या ये और किसी तहरीक में नहीं मिलेगा? मैं अपनी इस बात को तरदीद कर देती हूँ कि मुंतज़म और गैर मुंतज़म फ़तरा किसी भी तहरीक में आ सकता है। ठीक है, किसी भी तहरीक में आ सकता है। मुंतज़म फ़तरा ये है कि जब हर बार ठोकर एक ही तरतीब से लग रही है। मिसाल देती हूँ, ठोकर 7 के बाद लग रही है, फिर 7 के बाद लग रही है, फिर 7 के बाद लग रही है। आपने 30 नब्ज़ा तक उस नब्ज़ को देखा है, गिना है, 1 ठोकर, 2 ठोकर, 3, इस तरह करके 30 ठोकरों तक आपने इसको गिना है। फिर भी आपको हर बार 7 के बाद नब्ज़ा रुक रही है, नब्ज़ रुक रही है, ठहर रही है। ये जो फ़तरा है ये मुंतज़म होगा, और इस फ़तरे के अंदर मरीज़ को अगले दिन दोबारा बुलाएं, फिर उसकी नब्ज़ चेक करें। अगर पहले दिन 7 पर लग रही थी और दूसरे दिन वो 6 पर लग रही है, तो आप यहाँ हुक्म लगा सकते हैं कि मरीज़ 6ठे दिन मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। और अगर आप अगले दिन नब्ज़ बुलाते हैं, वो किसी वजह से 7 पर ही टिकी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो फ़तरा है फिर ये किसी और बात को दलील दे रहा है। मैंने आपको बताया कि नब्ज़ शनास अतिबा कराम ने 400 से ज़्यादा किस्म लिखी है फ़तरा की, नब्ज़ फ़तरा की। हमने यहाँ पहचान ये बताई कि हर आने वाले दिन अगर नब्ज़ हर बार दिन उसकी ठोकर गिरती जा रही है, 7 थी, फिर 6 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 4 हो गई, मरीज़ आपका मौत की तरफ जा रहा है। और कभी भी नब्ज़ फ़तरा 3 ठोकरों के बाद आपको रुक जाए, फिर 3 के बाद रुक जाती है अगर ये ठोकर, तो यहाँ पर कभी भी इस मरीज़ पर हाथ न डालें, क्योंकि 3 पोरों के बाद, 3 ज़रबों के बाद अगर फ़तरा आ रहा है तो ये वाक़तन मौत की दलील होगी। इसी तरह मैंने कल बताया था कि 16 पोरों के बाद फ़तरा देखा गया, और कई सालों के बाद भी वो मरीज़ ज़िंदा है और अभी भी उसको नब्ज़ 16 के बाद फ़तरा दे रही है। यूनानी अतिबा ये कहते हैं कि फ़तरा नब्ज़ में आना हज़म की ख़राबी है, मगर साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की और हमारे अपने तजुर्बात और मुशाहिदात में आई, हमने उस्तादों से पढ़ी और उनके अपने पूरे तजुर्बात थे कि नब्ज़ फ़तरा में अगर दिन बर दिन वो घटती जा रही है तो ये मौत की दलील है, और अगर वो खड़ी है, टिकी हुई है, तो फिर मज़मन किस्म के अमराज हैं जो उसको कैंसर की तरफ मुब्तला कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास जो नब्ज़ गैर मुंतज़म थी, मैंने बताया कि गैर मुंतज़म का इलाज करें आप, उसकी वजह भी आपको बताई थी कि क्यों गैर मुंतज़म हो रहा है। दिल और ताकत जो है वो कम हो गई है, थक गया है, कुछ देर आराम करता है और फिर शुरू होता है, या अंदरूनी तौर पर कोई निगहानी मर्ज़ है, अज़ा को ऐसा आर्ज़ा लग गया है कि जिसकी वजह से नब्ज़ों में ठोकरें जो है वो रुक रही हैं। ये दोनों ही बातें करने से बाद मैंने ये कहा था कि ज़्यादातर ये आपको 4 नंबर के अंदर मिलता है। मैंने अपने तजुर्बे में 4 नंबर में गैर मुंतज़म फ़तरा देखा है और कई बार देखा है। हमारे साथों ने बताया कि ये हर तरह की नब्ज़ में मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा गैर मुंतज़म या मुंतज़म फ़तरा आपको जहाँ भी जिस भी नब्ज़ में मिलेगा, असूल इलाज और मरीज़ की हालत यही रहेगी। गैर मुंतज़म फ़तरा के अंदर आप जिस भी तहरीक में उसको पाएंगे आप उसको इलाज करेंगे, तरियाक से इलाज करें या अक्सीर से। वैसे अक्सीर से इसका इलाज करना होगा ताकि मरीज़ की कुव्वत बहाल हो जाए। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं नब्ज़ वाक़िया फिल वस्त के एतबार से। नब्ज़ वाक़िया फिल वस्त कहते हैं दरमियान में कोई नब्ज़ है। नब्ज़ वाक़िया फिल वस्त, दरमियान में कोई चीज़ है या दरमियान में आने वाली नब्ज़ है, ये बिल्कुल मुकाबिल है, ज़िद है ज़ुल्फ़तरा। नब्ज़ वाक़िया फिल वस्त में क्या होता है कि आपने देखा कि मरीज़ की कलाई पर आप जो है वो हाथ रख रहे हैं, शरियान पर, और आप ये महसूस करते हैं कि नब्ज़ चलते चलते
جہاں اس کو رکنا تھا وہ وہاں پر ٹھوکر لگا رہی ہے۔ فترہ میں یہ تھا کہ جہاں اس نے چلنا تھا وہ وہاں رک گئی ہے، یہاں جہاں رکنا تھا وہاں چل پڑی ہے، یعنی بالکل ضد ہے۔ اب مثال ہے، نبض چلی رک گئی، چلی رک گئی، انبساط ہوا، پھر انقباض ہوا، پھر انبساط ہوا، پھر انقباض ہوا، کرتے کرتے اب جہاں انبساط آنا چاہیے وہاں انبساط ہے، مگر جہاں انقباض، جہاں رکنی چاہیے تھی ٹھوکر، ہی اس نے وہاں بھی ٹھوکر لگا دی۔ ہم نے پیچھے بھی ایک نبض اس طرح کی پڑھی ہے، اگر آپ نے ذہن نشین کرنا ہو، کچھ لوگ جو اچھے سے سبق یاد کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے مترکی نبض میں اس کا ایک انداز پڑھا تھا۔ نبض مترکی جو کہ ہار ورم کا آخری درجہ ہے، جس کے اندر جسم میں خطرات، زہر پھیل چکا ہوتا ہے، مریض ورم کے، ہار ورم کے آخری درجے میں ہے، زہر ہو گیا ہے جسم کے اندر، جو بھی مواد تھا وہ گل سڑ گیا ہے، زہر ہو گیا ہے، متفن ہو گیا، کیڑے پڑ چکے ہیں اس میں۔ یہ جو مترکی نبض تھی، ہم نے بتایا کہ ایک زندان پہ مارتے ہیں تو جو ایک ارادے سے لگائی اور دوسرا جو آپس میں ریپلشن ہوئی تھی، وہ جو ریپلشن ہوئی تھی، وہ جو زندان نے ہتھوڑے پر واپس سے لگائی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ اوپر نیچے یہ دو نبضیں محسوس ہوتی ہیں، ایک نبض تو پوری ٹھوکر سے اور دوسری تھوڑی ہلکی ٹھوکر سے۔ واقعہ فی الوسط میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ٹھوکر لگ رہی ہے وہ، اور جو جہاں رکنی چاہیے تھی وہ جو ٹھوکر لگی ہے، یہ جو دو ٹھوکریں آپس میں ایک دوسرے کے پے در پے ہیں، دونوں ہی وزن کے اعتبار سے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی تو زوردار تھی اور دوسری ہلکی تھی، نہیں، چلتے چلتے جہاں رکنی چاہیے تھی نبض نے ٹھوکر وہاں بھی مار دی اور پوری طاقت کے ساتھ ماری۔ اس کے بعد نبض واقعہ فی الوسط میں ایک اور انداز ہے جو کہ ہم نے پیچھے ہی ایک نبض میں پڑھا تھا، جسے ہم نبض غزالی کہتے ہیں۔ نبض غزالی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نبض ہرن کا بچہ جب چھلانگ مارتا ہے تو ایسے لگتا ہے ہوا میں معلق ہو گیا ہے، پھر نیچے گرتا ہے اور ایسے پاؤں چھوتا ہی ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ یعنی ہم نے اس نبض میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی پورے کی ابتدا میں بتی ہے اور اس کی انتہا میں یہ سرت لے گئی ہے، یعنی ایک ہی پورے کے اندر سری اور بتی کا فرق ہم نے نبض غزالی میں دیکھا تھا۔ نبض غزالی میں یہ معاملہ تھا کہ پہلی ٹھوکر ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتی اور دوسری ٹھوکر اس سے پہلے ہی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبض غزالی میں پہلی ٹھوکر جیسے ہی نیچے گئی، ابھی ختم نہیں ہوئی، دوسری پھر لگ گئی، اور اس طرح کر کے ہرن کے بچے کی طرح یہ اچھلتی ہوئی چلتی ہے۔ جبکہ نبض واقعہ فی الوسط میں یہ فرق ہے کہ نبض کا پہلا پورا پوری ٹھوکر لگاتا ہے اور جہاں پھر اس نے رکنا تھا وہاں پہ دوسری ٹھوکر لگاتا ہے، پوری ٹھوکر لگائی اور جہاں رکنا چاہیے تھا نیچے کی طرح وہ وہاں پہ بھی ٹھوکر لگا دیتا ہے۔ نبض غزالی میں پہلا ابھی پورا نہیں ہوا اور بیچ میں ہی دوسری ٹھوکر لگ گئی صورت کے ساتھ، جبکہ نبض واقعہ فی الوسط میں ٹھوکر بھی لگی اور جہاں رکنا تھا وہاں بھی پوری ٹھوکر لگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ ہے نبض واقعہ فی الوسط کا۔ میں امید کر رہی ہوں کہ جب آپ مریض کی کلائی پر رکھ کر 30 ٹھوکروں تک نبض دیکھیں گے، میرے پاس ایک پیشنٹ یوکے سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبض چیک کرائی، کئی حکیموں کو کرائی، تو دیکھا کہ چند سیکنڈ نبض دیکھی اور چھوڑ دی، چند سیکنڈ نبض دیکھی اور چھوڑ دی، اور مجھے ساری علامات بتانا شروع کر دی۔ مجھے محسوس ہوا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی نبض دیکھ لی، اور ساتھ میں ہی ہمارا اتفاق ہوا آپ کے استاد تک جانے کا، تو ہم نے دیکھا کہ بڑی غور سے، بڑی تسلی سے نبض دیکھی گئی۔ مریض کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا طبیب جو ہے وہ اس کی نبض کو اچھے سے توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ نبض کی ٹھوکر 30 قرا تک آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ مریض آپ کا ضعیف ہے، کمزور ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ کونی والی سائڈ سے اس کو پکڑ لیں، اس کو سہارا دیں اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ نبض دیکھنا شروع کر دیں۔ تو نبض واقعہ فی الوسط میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ نبض مل جائے گی، جہاں رکنی تھی بس وہاں اس نے ٹھوکر مار دی۔ ایک بات بہت احتیاط سے کہ یہ فوڈ پوائزننگ، نبض مترکی کیا تھی؟ زہر کی نبض۔ نبض غزالی کیا تھی؟ میں نے بتایا کہ سلب پن آ چکا ہے کوئی اندر۔ نبض غزالی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سلب ہے، خشکی ہے، اس کی زیادتی ہو گئی ہے، کاربونک ایسڈ کی زیادتی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ کچھ ایسا کھایا ہے جو فرمنٹڈ تھا، جو زہریلا تھا، جیسے فوڈ پوائزننگ لوگوں کو ہوتی ہے،
वो मुतरकी की तरह अंदरूनी तौर पर इतना तगड़ा जहर नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो कि ख़राब हो चुकी थी, गल चुकी थी, और आपने वो खा ली। बाद लोगों ने देखा होगा कि वो बासी खाना खा लेते हैं तो फ़ौरन उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कोई खाने में ऐसी कोई नाकिस चीज़ चली जाती है तो फूड पॉइजनिंग होती है और एकदम से पानी जिस्म का मरीज़ उल्टियाँ कर करके खुश्क होने लगता है। तो ये भी एक ख़तरे की और जहर की बात है। अगर किसी भी नब्ज़ में आपको नब्ज़ वाक़िया फिल वस्फ़ मिलती है, किसी भी तहरीक में आपको नब्ज़ वाक़िया फिल वस्फ़ मिलती है, तो ये तजुर्बे की बात है कि आप मरीज़ को कह सकते हैं कि भाई आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, और इसका इलाज आप उसी तहरीक की तरियाक के साथ करेंगे, उसी तहरीक की तरियाक के साथ करेंगे। तो उसके साथ साथ अगर किसी के पास वाक़िया फिल वस्फ़ नब्ज़ आई है, उसको फूड पॉइजनिंग कभी रही होगी या नहीं रही होगी, तो एक और राज की बात है कि जब नब्ज़ वाक़िया फिल वस्फ़ मिलती है तो उस वक्त मरीज़ को हार्ट ब्लॉकेज, वेन ब्लॉकेज, दिल की शरियानों में ब्लॉकेज का अर्जा होता है। ये बहुत राज की बात है। आपने देखा होगा जो क्लासेस पहले नब्ज़ों की लेते थे, बताया गया होगा कि हम मरीज़ की नब्ज़ देख के बता देते हैं कि आपको हार्ट ब्लॉकेज है, या मरीज़ की नब्ज़ देख के पता चल जाता है कि इसको स्टंट डाले हुए हैं। ये सारा वाक़िया फिल वस्फ़ नब्ज़ जो है वो हमें बताती है। उसके बाद यहाँ इलाज तरियाक से करेंगे। ये वाक़िया फिल वस्फ़ किसी भी तहरीक में आ सकती है। ये नब्ज़ ज़ुल्फ़तरा की ज़िद है। ये नब्ज़ मुतरकी की तरह दूसरी ठोकर जो लगाती है वो बिल्कुल ताकत से लगाती है। नब्ज़ गज़ाली में पहली ठोकर के पूरे होने से पहले ही दूसरी ठोकर लगती है, मगर नब्ज़ वाक़िया फिल वस्फ़ में पहली ठोकर के मुकम्मल होने के बाद जहाँ सुकून था वहाँ पर भी ठोकर लग जाती है। उम्मीद कर रही हूँ कि आज की जो नब्ज़ है वो आपको समझ अच्छे से आई होगी, और उम्मीद है कि आपको यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।